So बेटे get ready along with your pencil so that you may note down the lecture. See, the name of the poetry has been mentioned. Say not the struggle not availeth. Say not the struggle not availeth. Availeth it's an archaic word. This word is no more used. अब ये इस्तेमाल नहीं होता. देखिए उर्दू के अंदर एक मुहावरा है जो इस्तेमाल किया जाता है बेटे उर्दू के अंदर. उस मुहावरे को उर्दू में कहते हैं मेहनत कभी रायगा नहीं जाती. ये अक्सर आपने सुना होगा, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती. तो ये जो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, इसकी जो ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश के अंदर नॉर्मल लेवल के अंदर, तो वो हम ये कहते हैं कि हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन या हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेस्ट. लेकिन एक चीज होती है जिसको हम ये नाम देते हैं कि व्हेन प्रोवर्ब्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, तो दे आर ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोवर्बल एक्सप्रेशन. तो चूंकि ये मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ये कहावत है, एक प्रोवर्ब है, तो ये जो उर्दू में जुमला मैंने कहा ना बेटे कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, इसका जो लिटरल डेफिनेशन है ना, लिटरल तर्जुमा जो है इसका, वो यही है जो पोट्री का नाम लिखा हुआ है. ये जो पोट्री का नाम लिखा हुआ है, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल, इसका मतलब उर्दू में क्या होता है, मेहनत कभी आई रिपीट, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल का जो बेसिक मतलब उर्दू में होगा वो क्या होगा, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती. अगर कोई इसको ट्रांसलेट करता है और ये कहता है कि हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेस्ट या हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, तो ये भी ठीक है. लेकिन प्रोवर्ब की ट्रांसलेशन प्रोवर्ब की जबान में अगर की जाए तो उस जुमले की जो ट्रांसलेशन होगी वो यही होगी जो मैंने आपको अभी बताई है. पॉइंट नंबर 1. अच्छा, सेकंड पॉइंट कि दिस पोएट्री बिकेम वेरी फेमस ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन इंग्लैंड एंड अमेरिका एज वेल. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंग्लैंड दोनों में ये मशहूर हुई थी. और सर विंस्टन चर्चिल ने जब एक दफा अपनी जो कहते हैं ना जंग के अंदर अपने सिपाहियों को जो स्पीच देते मोटिवेशनल, तो उसमें ये पोएट्री पढ़ी भी थी. तो कहते कि उस बिना पर भी ये पोएट्री जो है वो लोगों में बड़ी मशहूर हो गई थी कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती. अब पहले इसकी वोकैबुलरी लिखे बेटे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूं बाद में. देखिए पहली लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ अवेलेथ, इसको अंडरलाइन करें. आर्केक वर्ड है, इस वर्ड को इस्तेमाल अब नहीं किया जाता. अवेलेथ का मतलब होता है अवेल्स. अवेलेथ मीन्स अवेल्स. अच्छा, दूसरी लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ लेबर, दूसरी लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ लेबर, इसको अंडरलाइन करिए. लेबर का मतलब होता है हार्ड वर्क, स्ट्रगल. फिर उसी लाइन में आगे वर्ड लिखा हुआ है वोन्स. वोन्स का मतलब होता है इंजरीज. वोन्स का मतलब होता है इंजरीज. और इसी लाइन में आखिर में एक वर्ड लिखा हुआ है वेन. वेन का मतलब होता है यूजलेस. वेन का मतलब होता है यूजलेस. उसके बाद तीसरी लाइन में आपको वर्ड मिलेगा फेंस. फेंस. अच्छा, फेंट्स का मतलब एक तो होता है बेहोश हो जाना, तो इसका मतलब लिख लीजिए टू बी ऑन अनकॉन्शियस. और फेंट का एक और मतलब होता है वीक, कमजोर हो जाना, वीक. फिर इसी लाइन में वर्ड लिखा है फेलिथ. फेलिथ का मतलब आर्केक वर्ड है, अब इसका मतलब होता है फेल्स. फेलिथ मींस फेल्स. अब आइए दूसरे स्टैंडा में. दूसरे स्टैंडा की जो पहली लाइन है इसको अंडर ब्रैकेट कर ले बेटे. ठीक है. अच्छा, ये अंडर ब्रैकेट कर लिया. अब इसमें जो एक वर्ड लिखा हुआ ड्यूक्स,
ड्यूप्स, तो ड्यूप्स का मतलब होता है विक्टिम ऑफ डिसीट। DECEIT, डिसीट, ये डिसीव का नाउन है। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव का मतलब होता है धोखा। और जब ड्यूप्स का मतलब देंगे विक्टिम ऑफ डिसीट, तो इसका मतलब होता है धोखे का शिकार हो जाना। ठीक है, फिर इसी लाइन में आगे वर्ड लिखा हुआ लायर्स। लायर्स का मतलब होता है फॉल्स। फिर इसकी अगली लाइन में आपको वर्ड मिलेगा कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन। तीसरी लाइन में वर्ड लिखा हुआ कॉमरेड्स। कॉमरेड्स का मतलब होता है कुलीग्स, फेलोज। फिर इसी लाइन के अंदर आखिरी वर्ड लिखा होगा फ्लायर्स। ठीक है, अब फ्लायर्स का मतलब एक होता है टू फ्ली फ्रॉम द बैटलफील्ड। आप देखिएगा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, नीचे बुक में पेज नंबर, इसी पेज पे नीचे देखिएगा नंबर 7 लिखा हुआ होगा। तो फ्लायर का मतलब क्या लिखा हुआ है देखिए नंबर 7 में, दोज फ्लीइंग फ्रॉम दी बैटल। दोज फ्लीइंग फ्रॉम दी बैटल, इसका मतलब ये होता है बेटे वो लोग जो मैदान जंग छोड़ के भाग जाते हैं उनको कहते हैं। तो फ्लायर्स का मतलब आप यूं भी कह सकते हैं कावर्ड पीपल। कावर्ड पीपल बुज़दिल लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तीसरे स्टैंडर्ड में आएगा। तीसरे स्टैंडर्ड की पहली लाइन में आपको वर्ड मिलेगा वेनली। तो वेनली का मतलब होता है यूजलेसली। और तीसरी लाइन के अंदर आपको एक पूरा फ्रेज मिलेगा, क्रीक्स एंड इनलेट्स। क्रीक्स एंड इनलेट्स, तो क्रीक्स और इनलेट्स को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब इसकी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसी लाइन में आगे आपको वर्ड मिलेगा मेकिंग। तो मेकिंग का मतलब यहाँ पे है एडवांसिंग। मेकिंग का मतलब क्या होता है? एडवांसिंग। या डेवलपिंग या प्रोग्रेसिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और मेकिंग के नीचे देखिएगा वर्ड लिखा होगा द मेन। तो यहाँ मेन का मतलब है बेटा सी, समुंदर। हैव यू डन? अभी जो तीसरी लाइन में आपने क्रीक्स और इनलेट्स को अंडरलाइन किया है ना बेटे, इसका मतलब जरा अगले पेज पर आइए, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66। तो देखिए पेज नंबर 66 पे ऊपर क्रीक्स एंड इनलेट्स के बारे में लिखा है। The two words mean pretty much same thing. A creek or an inlet is a channel running inland from the sea. यानी क्रीक और इनलेट दोनों एक ही वर्ड होता है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन चूंकि कंपाउंड नाउन है तो इकट्ठे इस्तेमाल किया गया है। पानी का जो रास्ता जमीन के अंदर बना हुआ होता है ना, उसको कहते हैं पैसेज ऑफ रनिंग वाटर इनसाइड द सॉइल। यही पानी का रास्ता होता है जो जमीन में बना हुआ होता है बेटे। और ये जो पहाड़ों से जो आबशार का पानी बहता है ना, ये भी वही पानी होता है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत तवज्जो के साथ स्क्रीन पे देखिएगा आप लोग, फिर आप लोग बाद में बुक की तरफ देख लीजिएगा। देखिए जो पहला स्टैंडर्ड लिखा है ना बेटे, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल। तो अब इस स्टैंडर्ड की जो पहली लाइन है, तो ये तो वही लाइन है जो पोट्री का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, पहली जो लाइन है वो पोट्री का नाम है।
लेकिन पहली लाइन शुरू किससे हो रही, से नॉट से, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, इसके अंदर से नॉट के अंदर जो है ना, इस जुमले के अंदर दो नॉट लिखे हैं, एक नॉट NOT वाला नॉट है और एक नॉट आ रहा है NOUGST नॉट। तो ये जो दोनों नॉट है, इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। आर्केक वर्ड लिखा हुआ है NAUGST नॉट, ये आर्केक वर्ड अब इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसका जो लिटरल मतलब होता है वो क्या होता है, जो पोएट्री में लिखा हुआ ना, नॉट NAUGST नॉट, इसका मतलब होता है समथिंग ऑफ नो वैल्यू और नो इम्पोर्टेंस, समथिंग ऑफ नो वैल्यू और नो इम्पोर्टेंस, इसका लिटरल मतलब होता है। अब इसके बाद जो पहले स्टैंजा के बाद जो तीन लाइनें दी हुई, लाइन नंबर 2, 3 और 4, तो देखिए इसके अंदर जो है ना से नॉट नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब हम पहले स्टैंजा की पोएट्री को, सॉरी पहले स्टैंजा, इस पोएट्री के अंदर पहले स्टैंजा को पढ़ना चाहेंगे, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाटएवर हैज बीन गिवन बाय द राइटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 पहले स्टैंजा की, इसके अलावा नहीं। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 को भी से नॉट से ही पढ़ना पड़ेगा जैसे लाइन नंबर 1, तब जाके मीनिंग समझ में आएगी, वरना मीनिंग पता चला पॉजिटिव दिए, पढ़ने होंगे इसको नेगेटिव। तो पहली लाइन तो से नॉट से शुरू हो रही, लेकिन लाइन नंबर 2, 3 और 4 को भी हम से नॉट से ही समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे तो इसको वैसे जो लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं तीनों लाइनों में, लाइन नंबर 2, 3 और 4, इन तीनों में से नॉट लगाकर मैं आपको समझाऊंगा, बिकॉज यही है। यानी पहले स्टैंडा को जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपके लिए पता क्या बनेगा, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल, say not the labor and the wounds are vain, say not the enemy faints not faileth, say not and as things have been they remain, ये मीनिंग आपके लिए बनेगी। अब क्यों लिखा हुआ है तो ये देख सकते हैं आप, नीचे दिया हुआ है आपकी बुक में, नीचे दिया हुआ ना कि 3 और 4, तो 3 और 4 का मतलब क्या कि these lines like line 2 follow on from say not, कि लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और 4 इन सबको से नॉट से ही शुरू करना है। अब राइटर ने से नॉट क्यों नहीं लिखा, आपके ध्यान में अगर सवाल आएगा तो उसकी वजह क्या होती है, कभी कभी राइमिंग पैटर्न आउट हो सकता है। आप देख सकते हैं हर स्टैंजा की पहली लाइन और तीसरी लाइन राइमिंग पैटर्न में है और दूसरी लाइन और चौथी लाइन राइमिंग पैटर्न में। अवेलिथ, फेलिथ, वेन, रिमेन, तो वो बीट्स आउट हो जाते, इस बिना पे राइटर ने इसको जो है वो नहीं लिखा। बाकी इसका जो बैकग्राउंड है वो राइटर की बायोग्राफी में लिखा हुआ है, राइटर का नाम आर्थर हफ क्लो लिखा हुआ, दैट हैज बीन मेंशन्ड देयर। और पेज नंबर 73 पे इसकी बायोग्राफी जो है वो दी हुई है। ठीक है, राइटर का जो नाम लिखा है आर्थर हफ क्लफ लिखा है, क्लफ, दैट इज। अब पहले स्टैंजा में वो क्या कहना चाह रहा है, नाउ लुक एट द स्टैंजा नंबर 1, say not the struggle not availeth, say not the labor and the wound are vain। सपोज कर ले कि आई एम द कमांडर एंड आई एम एड्रेसिंग माय सोल्जर, तो मैं आपको एक स्पीच के तौर पर कह रहा हूँ, एक मोटिवेशन के तौर पर कह रहा हूँ कि से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल, कि मतलब वन थिंग शुड बी केप्ट इन द माइंड बेटी, कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, वट एवर द स्ट्रगल, वट एवर द हार्ड वर्क वी डू, दैट डज नॉट गो इन वेन, that is not useless, it bears at us fruit, but later on, not at the time when we want, at the moment। तो राइटर कह रहा है से नॉट द लेबर एंड द वुंड्स आर वेन, वो कहना ये चाह रहा है कि नेवर से सच काइंड ऑफ थिंग्स कि व्हाटएवर द स्ट्रगल यू डिड, व्हाटएवर द पेन यू सफर्ड, व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू टॉलरेटेड, and whatever the injuries you got while you were walking toward your destination to achieve it,
कि आप मंजिल पे चलते हुए जो मेहनत कर रहे होते हैं रास्ते पर मंजिल के पास पहुंचने के लिए, जो तकलीफ आप बर्दाश्त करते हैं, जो पेन आप बर्दाश्त करते हैं, वो कभी भी ना कहें कि वो जाया जाती नहीं। मैंने कहा ना कि वो फल तो देते हैं हमें, लेकिन उस वक्त नहीं जब हम चाहते, बल्कि उस वक्त देते जब हमें जरूरत होती। अब याद रखिएगा, मेहनत जो है ना, मेहनत उसकी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, होती दोनों किस्म की मेहनत। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन तस्वीर का जो दूसरा रुख है, आप देखें ना मिसाल के तौर पर कि आप जाएं बैंक के अंदर, तो बैंक के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है जो मेटल डिटेक्टर से लोगों को चेक कर रहा होता है। तो वो भी 8-9 घंटे की जॉब करता है, वो भी मेहनत कर रहा है। बैंक के अंदर जाएं तो बहुत सारे काउंटर बने हुए होते हैं, मैनी वर्कर्स आर वर्किंग देयर, और वो भी 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे की जॉब करते, मेहनत वो भी कर रहा होता है। इसी तरह बैंक का जो ओनर होता है, ये जो मैनेजर होता है, वो भी मेहनत कर रहा होता है, उसको भी उसका फीडबैक मिल रहा होता है। लेकिन इसी तरह जो शख्स रॉबर्ट्स होते हैं, जो डकैत होते हैं, जो डकैती डालते हैं, तो डकैत भी तो मेहनत कर रहे होते हैं। कंपैरेटिवली देखा जाए तो हम टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचर से ज्यादा मेहनत तो वो कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो मुझे पढ़ाने में जो मेहनत मैं कर रहा हूं या कोई टीचर कर रहा है, तो उसमें उसके मरने का खदशा नहीं है। यानी उसको जान हथेली पे लेकर मतलब जान जो है वो खतरे में झोंकने के बाद नहीं पढ़ाना पड़ रहा। ये याद रखिएगा। सही है। कुछ बच्चे बड़े जल्दी आ गए। अच्छा, ठीक है। लेकिन डकैत जो होता है बेटे, वो हथेली पर हाथ जान रखकर जाता है डकैती डालने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मेहनत कर रहा है कि वो ठीक कर रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन देखिए तस्वीर का दूसरा रुख क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला दोनों को मेहनत का सिला मिल जाता है। हमें डिपेंड करना है, ये हम पर डिपेंड करता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क यू डू। कोई छोटी सी छोटी परेशानी मुसलमान को ऐसी नहीं होती बेटे जिसका फीडबैक उसको ना मिले। याद रखिए, बंदे मोमिन को पांव में कांटा भी चुभ जाए ना, तो वो उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है। और क्या चाहिए। तो छोटी छोटी मेहनत करने के बाद जब हम ब्रोकन हार्टेड हो जाते हैं, तो हम डिस्पर्स होते हैं और नहीं करना मेहनत, ऐसा नहीं। राइटर कहते से नॉट द लेबर इन द वूंड्स आर वेन। कभी ना कहें कि वट एवर द हार्ड वर्क यू डू, वट एवर द इंजरीज यू गॉट, दे आर यूजलेस। से नॉट, कभी ना कहें। और ये भी ना कहें से नॉट द एनिमी फेंट्स नॉट नॉट फेलिथ। यानी यू नेवर थिंक योर सेल्फ कि योर एनिमी हैज बिकम वीकेंड। कभी ये ना सोचे कि आपका जो दुश्मन है वो आपसे बेखबर है, या आपका दुश्मन जो है वो कमजोर हो गया। नॉट फेलिथ, और ना ही वो हारा है। यानी आपका जो दुश्मन है, इट हैज बिकम डबल ट्रिपल और 100 टाइम स्ट्रॉन्गर देन यू एवर बिफोर। आपने इसको एक बार डिफीट किया, लेकिन दूसरी बार ये खड़ा होगा, फिर दूसरी बार डिफीट किया, तीसरी बार में ये ज्यादा मजबूत आकर खड़ा होगा। तो नेवर से सो कि योर एनिमी इज गोइंग टू बी वीकेंड, कि आपका दुश्मन को जो है वो कमजोर है। और नेवर से सो दैट योर एनिमी हैज बिकम फेल, कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो नाकाम हो चुका है तुमसे, ऐसा हरगिज नहीं है। और चौथी लाइन में राइटर कह रहे हैं से नॉट एंड एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन, और कभी भी ऐसा ना करें कि चीजें जैसी हैं हमेशा वैसी रहेंगी, ऐसा नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग इज चेंज, सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी की जिंदगी के अंदर इफ ही और शी फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड इफ ही शी और थिंग्स कि यार लाइक द टाइम विल रिमेन सेम फॉरएवर, तो ये महरूमी है, ये मायूसी है। ऐसा नहीं होता। जिंदगी में हमेशा अच्छा वक्त भी नहीं रहता बेटे, और जिंदगी में हमेशा बुरा वक्त भी नहीं रहता। लेकिन मैं इससे पहले ना आपको एक और पॉइंट समझाना चाहता हूँ, इसको जरा गौर सुनिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया के अंदर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो हमारे बच्चे ना फलसफी गुफ्तगू करते हैं। मतलब फेसबुक पे ऐसा लगता है स्टेटस लिखा हुआ वो पढ़ के सुना रहे टीचर, ताकि टीचर इंस्पायर हो जाए। और पता चला टीचर इंस्पायर होने के चक्कर में एक्सपायरी हो चुका होता। बच्चे इतनी लंबी लंबी लाते मार्केट में। अब पहला सवाल अगर पूछा जाए कि भाई इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में कौन सा है, तो बच्चे दो में से एक जवाब जरूर देंगे। सर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। अच्छा भाई ठीक है। और कुछ बच्चे पता है क्या कहेंगे, सर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है, नफ्स। ये भी ठीक है। लेकिन जहां बच्चे से पूछते ना बेटा ये नफ्स होता क्या है
और कितने किस्म के होते हैं, फिर उसकी इंजमामुल हक वाली इंग्लिश शुरू हो जाती, सर वो एक्चुअली बॉयज प्लेड वेल एंड आई थिंक, वो वाला। तो मैं आपको स्पिरिचुअली नहीं कह रहा, मैं आपको दुनिया में जो वर्ल्डली थिंग होती है ना उसके बारे में। आपको पता है साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन पता है दुनिया में कौन है? टाइम, जिसको उर्दू में कहते हैं वक्त। वंस इट गोज इट नेवर नॉक्स एट द ट्वाइस, ये दरवाजे पे दोबारा आपको दस्तक नहीं करता। एक दफा वक्त गुजर गया ना तो दोबारा वो आते ही नहीं है। यू नीड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑन टाइम एट वन नॉक, पहली नॉक के ऊपर आपको उसको अवेल करना पड़ता है। इंग्लिश के अंदर एक जुमला है जो नॉर्मली आपको शायद ना मालूम हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर एक जुमला कहते हैं हाउ गोज योर एनिमी, हाउ गोज योर एनिमी। अब अगर मैं पूछूं कि इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा, उर्दू में मीनिंग क्या होगी, बच्चा इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता है तो पता है, किसी बच्चे तो मैंने पूछा तो वो कह रहा सर आपका दुश्मन कैसे चलता है, मैंने कहा लो वो लगता है कैटवॉक करता है, कैसे चलता है? नहीं, हाउ गोज योर एनिमी का मतलब पता है इंग्लिश में क्या होता है, उर्दू में क्या होता है? इंग्लिश में इसको आसान लफ्जों में कहते हैं व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, हाउ गोज योर एनिमी, तुम्हारा दुश्मन कैसा है, इसका मतलब इफ यू कंट्रोल द टाइम, अगर आपने टाइम को कंट्रोल किया हुआ है तो योर एनिमी इज अंडर योर कंट्रोल, एंड इफ द टाइम कंट्रोल्स यू तो इट्स मीन दैट यू आर डेड, यू आर किल्ड। आप देख लेना, आप जब क्लास 9th में आए थे, 8th क्लास से 9 में, तो यू पीपल मे रिमेम्बर ना कि क्लास के अंदर जब 9 में आए थे तो आपको एक नया जज्बा, एक नया जुनून था कि यार चलो अब हम मैट्रिक क्लास में आ चुके हैं, स्कूल की सबसे सुपर मोस्ट क्लास होगी, अब बोर्ड के पेपर देंगे। जब पढ़ने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग ठिकाने आना शुरू हुआ, फिर बोर्ड के पेपर का वक्त करीब आया, कितना अजीब सा टाइम था ना। तो आपका जो दुश्मन था ना टाइम, वो आपके सामने खड़ा था 5 पेपर लेकर, कहा था हिम्मत है ना तेरा, चैलेंज है ना, चैलेंज को तेरा एक्सेप्ट करके दिखा। आपने मेहनत की, उस दुश्मन को डिफीट कर दिया, लेकिन दुश्मन ने हिम्मत नहीं हारी, मैट्रिक के अंदर और मजबूत होकर खड़ा हो गया। चलो मैट्रिक में भी उसको शिक्कत दे दी, फिर भी नहीं हिम्मत हारा, फर्स्ट ईयर में भी खड़ा हो गया, तो वो तो कोविड-19 आ गए जिसकी बिना पर पेपर नहीं देना पड़ा। ये बहुत सारे बच्चों के लिए खुशाइन बात होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए मतलब दिल में खलिश है उनको कि सर अगर हमें पेपर देने को मिलता ना तो हम अपना टारगेट अचीव करते जो हमने प्लान किया हुआ था। अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते, लेकिन देखिए फर्स्ट ईयर भी चला गया, अब सेकेंड ईयर के अंदर देखिए फिर वक्त आएगा। अभी तो सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अगर अप्रैल के अंदर पेपर होते हैं आप लोगों के, तो जैसे जैसे वक्त करीब आता चला जाता है, तो इस वक्त का कितना ख्याल होता है, एक एक चीज को मैनेज कर रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान का दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो वक्त है। और इसीलिए तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ, से नॉट द एनिमी फेंट्स, कभी ना कहें कि वक्त कमजोर हो गया, और ना ही वक्त हारा है, और ना ही वक्त हमेशा एक जैसा रहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग, याद रखिएगा। इसीलिए इंग्लिश में मुहावरतन कहते हैं हाउ गोज योर एनिमी, इसका मतलब होता है व्हाट टाइम इज इट। वो किसी कहने वाले ने कहा ना कि वक्त मुनसिफ को भी चोर बना देता है, ये है उस्ताद जो हर काम सिखा देता है। वक्त मुनसिफ को भी चोर बना देता है, ये है उस्ताद जो हर काम सिखा देता है। लाख अंदर का सब अहवाल छुपाए कोई, किसकी औकात है क्या वक्त बता देता है। अच्छा, वक्त दुश्मन हो, सॉरी, वक्त हो साथ तो दुश्मन नहीं रहते दुश्मन, वक्त हो साथ तो दुश्मन नहीं रहते दुश्मन, और वक्त दुश्मन हो तो सुख चैन उड़ा देता है। वक्त मिल जाए तो हो जाती है दुनिया आबाद, और आ पड़े वक्त तो फिर सख्त सजा देता है। वक्त है ही ऐसा, ऐसी चीज बनाई है रब ने इसको कि जब एक दफा चला जाता है बेटे ये दोबारा वापस नहीं आता। अब आते सेकंड पैराग्राफ की तरफ। जब इंसान मेहनत करता है और सीजलेस स्ट्रगल करता है तो उसके दिल में उम्मीद जो होती है ना वो मजबूत हो जाती है, और जब वही मजबूत उम्मीदें टूट जाती ना तो उसके ख्वाब और उसका जो एक पैशन होता है वो रेदा रेदा हो चुका होता है, दैट इज गोना बी शैटर्ड। और वो जज्बात में आकर फैसला कर देता है कि नाउ आई एम डिफीटेड, आई विल नॉट डू एनी हार्ड वर्क एनी मोर, एंड आई विल नॉट बी होपिंग टू एनीवन एल्स, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा। तो राइटर यहाँ पे एक सजेशन दे रहा है, कह रहा है होप्स वर ड्यूब्स, होप्स वर ड्यूब्स। होप्स का मतलब उम्मीद है, ड्यूब्स का मतलब मैंने क्या बताया, विक्टिम ऑफ डिसीट, कि अगर आपकी उम्मीदें धोखे का शिकार हो जाए, आपकी उम्मीदें टूट कर रेदा रेदा हो जाए, ठीक है।
तो उस वक्त क्या होता है कि जब उम्मीद टूटती है ना तो सीने में, दिल में एक डर पैदा होता है। तो राइटर कह रहा है कि व्हेन योर होप्स आर गोइंग टू बी ब्रोकन एंड दे आर गोइंग टू बी shattered एंड यू आर गोइंग टू बी डिसीटेड बाय द होप्स, तो दैट टाइम यू गेट अ fear इन योर हार्ट, आपके दिल में एक डर पैदा होता है। और राइटर कह रहा है fears may be liar, वो जो डर वहां पैदा होता है ना, वो डर झूठा है। इसीलिए उर्दू के अंदर आपने डायलॉग सुना होगा ना, सॉरी, बाद में तो ये फिल्मों में बड़ा मशहूर हो गया था, फिल्मी डायलॉग बन गया था, जो डर गया वो मर गया। सुना होगा आप लोगों ने, ये अक्सर कहते जो डर गया वो मर गया। तो मेरा बेटा ही जो डर गया वो मर गया, कहाँ पर? ऐसा नहीं रात को अंधेरा था, लाइट चली गई थी, हमने जाकर बहन को कहा भाऊ, बहन डर से मर गई, ऐसा नहीं, ये वो वाला डर नहीं है। यहाँ पर डर गया मर गया कौन सा? जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं, आपके दिल में जो डर पैदा होता है ना, उस डर के वक्त वाकई में जो डर जाता है ना, वो मर जाता है। आप देख लें, when your hopes are going to be shattered down, you stop working। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जिंदगी जो वो कैद होना शुरू हो जाती है। इसीलिए राइटर कह रहा है hopes were due, fear may be liars, it may be, ऐसा हो सकता है, in yon smoke concealed, कि सामने जो आपको धुंध नजर आ रही है, सामने जो आपको धुआं नजर आ रहा है, तो धुएं के पीछे तो आपको नजर नहीं आ रहा कि who is with you and who is not with you। तो राइटर कह रहा है कि what actually happens, तो ये राइटर ने ना एक स्केच किया है कि जंग के मैदान में जब आपको शिकस्त होने वाली और आपको उम्मीद थी कि आप जंग जीत जाएंगे, और यू गॉट दैट कि योर होप्स आर गोइंग टू बी शैटर्ड, अब आपको शिकस्त सामने नजर आ रही है, तो राइटर कह रहा है कि उस वक्त जो डर है वो गलत है, वो झूठा है। इट मे बी, ऐसा हो सकता है, इन योर स्मोक कंसील्ड योर कॉमरेड चेज इवन आउट द फ्लायर, यानी योर पीपल हु आर इन फेवर ऑफ यू, हु आर योर कोलीग, हु आर योर फ्रेंड, दे कीप ऑन फाइटिंग फॉर यू। On the contrary, those people who are not with you, they leave you, वो छोड़कर चले जाते हैं मैदान जंग से। And but you fought possess the field, यानी आपके जो अपने लोग होते हैं ना, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं, वो आपके लिए हमेशा लड़ाई करेंगे, भले से वो आपके साथ हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके किस्मत में ही बेवफाई लिखी हुई होती है, और वो हमेशा मुश्किल और क्रूशल वक्त में आपको छोड़कर चले जाते हैं, ये फिक्री तौर पर। अब इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, तकरीबन आप सब बच्चों ने फर्स्ट ईयर में एक पोट्री पढ़ी थी, इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप, पेज नंबर 28 पे आपके पास पोट्री है ये वाली। और आपको याद होगा कि उसमें जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इसकी सबकी वोकैबुलरी मैंने लिखवाई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसकी जिंदगी के अंदर टारगेट क्या था? आई एम बोर्न टू रूल द वर्ल्ड बट नॉट टू बी रूल्ड, कि मैं पैदा हुआ दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए, मुझ पर दुनिया हुक्मरानी नहीं कर सकती। और इसी पैशन के साथ उसने हमला किया। कहां पर? रीजेनबर्ग के अंदर, जर्मनी के अंदर। लेकिन जर्मनी के लोगों ने जब इसके सिपाहियों को मारना शुरू किया था, तो इसको अब सॉरी, यकीन हो चुका था कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मुझे शिकस्त हो जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। तो याद है, ये मैदान जंग छोड़कर एक छोटे से मट्टी के टीले पर जाकर खड़ा हो गया था, हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, जमीन की तरफ ये देख रहा था, और उसके दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही थी। और वो जो घोड़े के टापू से उठने हुआ धुआं था, वो जो गन मशीन की बैटरी से निकलने वाला धुआं था, वो एक दीवार की शक्ल अख्तियार कर लिया था। अब दीवार के पीछे जो लड़ाई हो रही थी, तो जब ये जंग का मैदान छोड़कर आया था बेटे, तो उस वक्त इसके लोग मारे जा रहे थे और दुश्मन की आर्मी जीत रही थी, ऐसा ही हुआ था। लेकिन आफ्टर सम टाइम द क्लाइमेट वाज चेंज, लेकिन बाद में सब कुछ चेंज हो गया था। लेकिन धुएं के पीछे इसको नजर ही नहीं आ रहा था कि इसके जो लोग हैं वो भी हिम्मत हार के मर चुके हैं या भाग गए हैं या अभी भी मेरी लड़ाई कर रहे, इसको पता नहीं था। लेकिन हमने पढ़ा था ना कि थोड़ी देर के बाद उस धुएं के दरमियान में से एक सवारी आई थी, जिसके अंदर एक नौजवान शख्स था, जिसके सीने में 2 गोलियां लगी हुई थी। अच्छा, जब वो करीब बढ़ा तो नेपोलियन ने सोचा कि लगता है कि ये मेरी दुश्मन जो है वो मुझ पर हावी हो गई और ये एक बंदा आ रहा है जो मुझे पकड़ने या मुझे मारने के लिए आ रहा, तो ये और डर गया था। लेकिन जब वो करीब आया तो he happened to see कि he was the soldier of his own army and he was such a young or clutching guy and he stood in front of him and he congratulated the king, the captain over there कि we have won the war, हम जंग जीत चुके। तो फिर हमने पढ़ा था ना कि उसके इरादे जो जमीन में गिरने वाले थे अचानक से फिर बुलंद हो गए और उसकी जो उम्मीदें हैं वो जंगल में आग की तरह फैल गई थी, यही हमने पढ़ा था। तो अब सोचिए, बिल्कुल नेपोलियन बोनापार्ट की वाला सीन है कि हमें दीवार के पीछे नजर तो नहीं आ रहा, अब कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है, तो आपको उस वक्त अंदाजा नहीं होता। बस आपका काम क्या है? हिम्मत नहीं हारना है।
आप जब हिम्मत नहीं हारेंगे तो जो आपके चाहने वाले लोग होंगे ना, वो जिंदगी किसी भी जाविये में होंगे बेटा, वो हमेशा आपके लिए लड़ेंगे, आपसे नहीं लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। और जो छोड़ के जाने वाले होंगे वो आप देख सकते हैं, दे नेवर सस्टेन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर जिंदगी के शोबे में वो शामिल नहीं होते। स्टैंडर्ड नंबर 3, लेकिन 3rd और 4th स्टैंडर्ड को आपको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा, एक इमेजिनेशन है। सपोज कर लें आप समुंदर, साहिल समुंदर पर है मौजूद, किनारे पर मौजूद है, साहिल पर यानी किनारे पर, और आपका चेहरा समुंदर की तरफ है। तो जब भी आप सी साइड जाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम सब समुंदर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो समुंदर का एंड ही नजर नहीं आता, ऐसा लगता है कि समुद्र बस दुनिया खत्म हो गई, ताहद नजर में पानी दिखाई दे रहा होता है। और जब हम लोग साहिल पे खड़े हुए होते हैं तो आपको देखा ना, कुछ लोग जो होते हैं पानी देखने के बाद पागल हो जाते हैं, सही है, क्योंकि वो सालों सालों नहाते नहीं, पानी देखकर कहते कि बस आज ही सब कुछ बराबर कर लेना, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े बेचारे नाकाम किस्म के लोग होते हैं, वो कोने बैठ के रेत के ऊपर जो है ना उंगलियां फेर फेर कर अजीब अजीब सिंबल बना रहे होंगे। और एक वो होगा जिसको पानी से बड़ा डर लगता होता कजन वगैरह में, तो जिसको डर लगता होगा उसके साथ दहशतगर्दी हम लोग खुद ही पकड़ लेंगे, 4-5 कदम मिलकर उसको पकड़ेंगे, उठाकर लेकर जाएंगे, पानी में डुबो देंगे, और वो बेचारा हाँफ रहा होगा पागलों की तरह। लेकिन जब हम साहिल पर होते, किनारे पर होते बेटे, तो एक चीज आप नोट डाउन करिएगा, कुछ लोग टखनों तक पानी में होते हैं, कुछ घुटनों तक पानी जाते हैं, कुछ कमर तक पानी में जाते हैं, कुछ तो पूरे के पूरे पानी में चले जाते हैं, कुछ तो टार्जन बनकर दिखा रहे होते हैं कि बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, उनको देखते हैं तो उस पर जंप लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चीख पुकार कर रहे होते हैं ताकि सामने। लेकिन जब हम साहिल पर होते हैं ना, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, साहिल पर हम तफरी करने के लिए जाते हैं, इंजॉयमेंट करने के लिए जा रहे होते हैं, तो वही पानी जो साहिल पर हम देख रहे हैं, जो हमारे घुटनों को छूता हुआ, हमारे पाँव को छूते हुए जा रहा होता है और साहिल पर यानी किनारे पर टकराकर दोबारा लौट जाता है, तो उस पानी की कोई वैल्यू नहीं होती, बिकॉज वी डोंट वैल्यू दैट वाटर एट दैट टाइम, ठीक है। लेकिन सपोज के लिए यही समुंदर हो, यही समुंदर का पानी, और आप बीच समुंदर में हो और तूफान आ जाए, तो अब आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड नंबर 3 और 4 में 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात, नथिंग इज इनवैल्यूएबल, नथिंग इज इनवैल्यूएबल। मेरे रब ने किसी भी चीज को बगैर मकसद के पैदा नहीं फरमाया बेटे, अगर उसका पैदा करने का मकसद हमें समझ में नहीं आता तो ये हमारी सोच की कमअक्ली है, उसकी तख्लीक के में किसी चीज की कमी नहीं है। वो पानी का एक छोटा सा कतरा हो, रेत का एक छोटा सा जर्रा हो, ये रब ने पैदा किया, किस मकसद के लिए पैदा किया वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है। अगर हमें समझ में नहीं आता तो इट्स आवर ओन मिस्टेक, दैट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ हिज क्रिएशन, दैट शुड बी केप्ट इन द माइंड। और सेकंड बात क्या चीज होती है वो याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी जो होती है ना, कंसिस्टेंसी दैट इज द की ऑफ सक्सेस। कामयाबी सिर्फ हार्ड वर्क की बिना पर या लक की बिना पर हमेशा नहीं मिलती बेटे। कभी कभी ऐसा होता है कि योर हार्ड वर्क डजंट वर्क, योर लक इज नॉट इन योर फेवर, बट वन थिंग दैट इज ऑल द टाइम इज इन योर फेवर, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी होती है ना, और ये मैंने किताबों में पढ़ा हुआ है और मेरी जिंदगी के अंदर मैंने बहुत सारी स्पीचेस के अंदर भी सुना हुआ है बेटे, और वो ये है कि मुस्तकिल मिजाजी जिस बंदे के अंदर होती है ना बेटे, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपना वली बना लेता है, उसको इबादत की परवाह नहीं है। ये याद रखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करके भी कामयाब नहीं हो पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब सोने का निवाला लेकर पैदा होते हैं, जिनको हम वो कहते हैं ना तजस्सुस भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि आप समुंदर पे खड़े हैं और समुंदर से अगर आप देखें समुंदर की तरफ आपका चेहरा, तो आपको लगता है कि दूर दूर तक दुनिया ही नहीं है, बस खत्म हो गई। हालांकि दुनिया होती है, लेकिन वो जो वेव्स होती हैं, जो लहरें बनती हुई आती हैं, तो आप लहरों को कभी ऑब्जर्व करिएगा। बहुत खूबसूरत एक नुक्ता बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि देखिए कुछ लहरें बड़ी लहरें होती हैं, दूर से लगता है यार बहुत बड़ी लहर आ रही है और दूर तक बहा कर लेकर जाएगी, लेकिन आते आते टूट जाती है। और कभी कभी होता है छोटी सी लहर आ रही होती है, हम उसको इजी लेते हैं, लेकिन करीब आते आते इतनी बड़ी लहर बन जाती है कि आपको मतलब वो कहते हैं ना
किनारे पे ले आकर थपेड़े मार रही होती है। तो याद रखिएगा, वक्त जैसे हर जैसा एक जैसा नहीं रहता ना, तो हम भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी हमारी ताकत बहुत बढ़ जाती है और कभी बहुत कम हो जाती है। इट्स अ स्पैन ऑफ लाइफ। तो राइटर क्या कह रहा है स्टैंडर्ड नंबर 3 कह रहा, फॉर व्हाइल द टायर्ड वेव्स वेनली ब्रेकिंग, कि these waves which are coming toward us, तो वेनली ब्रेकिंग यानी दे आर यूजलेसली ब्रेकिंग, ये जो लहरें आते आते टूट जाती हैं, तो ये बगैर मकसद के टूटती हैं। और सीन हियर नो पेनफुल इज टू गेन, और हमें लगता है कि इनको तकलीफ नहीं होती, इनको मतलब मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे सामने तो लगता है कि बस ये लहरें आ रही चली जा रही है, लेकिन आप देखिएगा वो लहरें हमें मुस्तकिल मिजाजी सिखाती। उनका काम क्या होता है, एक किनारे से चलना है, दूसरे किनारे पर आना है, दूसरे किनारे को छूना है, फिर लौट जाना है। आपको पता है कि समुद्र के पानी में लहरें हमेशा बनती है, रुकती नहीं है। अब आंधी आए, तूफान आए, सूरज निकले ना निकले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लहरों का काम क्या है, एक किनारे से चलना है, दूसरे किनारे टकराना है, उसके वजह से वापस आ जाना है। अब उससे उनको कुछ हासिल हो रहा है नहीं हो रहा, उससे उनको कोई परवाह नहीं, उनको परवाह इस बात पे बस मुझे चलना है, कंसिस्टेंसी। लेकिन राइटर कह रहा फार बैक, वो पीछे से जो हमारी नजर से भी दूर है, वो जल है, थ्रू क्रीक्स एंड इनलेट्स मेकिंग, कि ये छोटे छोटे पानी के सुराख से जमीन के अंदर से ये समुद्र में आते हैं। और जब यही पानी का रेला देखिएगा सुकून के साथ बह रहा होता है, तो वी हैव नो टेंशन, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अचानक से वो पानी जब अपने आप में आता है, हल्का सा उसके अंदर टॉर्नेडोज क्रिएट होते हैं, हल्का सा सैलाब आता है ना, तो पूरी दुनिया को अपनी औकात बता के चला जाता है कि भाई देख मैं पानी और मैं हूं कैसा। तो लिखा हुआ ना, कम साइलेंट फ्लडिंग इन द मेन, कि ये आता तो खामोशी के साथ है, लेकिन पूरे समुद्र के अंदर भौचाल और कहते ना कि सैलाब बर्पा कर देते। आप देखिए दुनिया के अंदर बड़े बड़े सैलाब आए ना, सुनामी आया, सुनामी, तो सुनामी जब आया था, तो जब जिस वक्त आया था उससे 1 घंटे पहले की बात अगर आप उठाकर देखें, तो लोग क्या करते, साहिल समुद्र पर यानी साहिल पर यानी किनारे पर जाकर क्या कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, वेडिंग एनिवर्सरी थी, किसी की बर्थडे थी, कोई मतलब इंजॉयमेंट के मूड पर गया हुआ सब, और पानी में नहा रहे, पानी की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन हल्का सा जलजला आया था। और जब वो पानी सैलाब की शक्ल में बढ़ा है ना, तो 2 मिनट के अंदर पूरी दुनिया का निजाम इधर से उधर करके चला गया था। तो बज़ाहिर तो पानी की वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब पानी ने अपनी औकात बताई ना, अपनी वैल्यू बताई, तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि पानी को भी रब ने बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि पानी बड़ी खामोशी के साथ आता है और काफी देर तक शोर छोड़ के चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इतनी खामोशी के साथ मेहनत करें ना कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। और आखिरी स्टैंडा में क्या है कि आप सपोज कर ले वेस्ट में खड़े और ईस्ट से सूरज को निकलते हुए देख लें, तो देखिए सूरज का निकलना बहुत बड़ी नेमत है रब की, वो अलग बात है हम समझ नहीं पाते। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा बेटे कि सूरज ना निकला हो। रोजाना सूरज निकलता है, सूरज को ग्रहण भी लगता है, दुनिया में सैलाब भी आता है, दुनिया में जलजला भी आता है, दुनिया में लोगों को मौतें भी मिलती है, लोगों को जिंदगियां मिलती हैं, कई अच्छे बुरे लम्हात चलते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं सुना होगा कि सूरज ना निकला हो, और ना ही कभी सूरज ऐसा सुनेंगे कि नहीं निकलेगा। सूरज निकलेगा, फर्क इतना सा होगा बेटे कि जहां पर गुरूब होगा ना वहीं से निकल जाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड द डूम्सडे एंड इट वुड बी कॉल्ड जजमेंट डे। लेकिन आप देखिए कोई जहन में सवाल लेकर, यार सूरज क्यों निकलता है, रोजाना एक ही काम, हम लोग अगर एक ही काम रोजाना करते हैं तो लोग कहते हैं ना सर आप बोर नहीं होते। जैसे बच्चे अक्सर मुझसे ही पूछ लेते हैं, सर आप एक ही यार पढ़ाया जा रहे, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाया जा रहे हो, और कभी कभी होता है लगातार 4-4 क्लासें एक ही होती सेकेंडर की, और एक ही पोएट्री पढ़ा रहे हो, तो आप बोर नहीं होते। तो भाई कहाँ से बोर होंगे, बच्चे अलग हैं, उनका रिदम अलग है, उनका पैशन अलग है, तो बंदा कैसे बोर होगा। हर दिन एक नया दिन है, हर बच्चा एक नया बच्चा है, हर बच्चे की टैलेंट अलग अलग जगह पर। कुछ बच्चों को नकल दे दो तो कपकपाहट में नहीं होती, और कुछ बच्चों तो मोजे के अंदर से पूरी बुक स्टॉल निकालते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं। बच्चा हर अलग अलग होता है, ठीक है, डू नॉट ट्राई दिस एट होम प्लीज। अब वो राइटर क्या कह रहा है, कह रहा है नॉट बाय द ईस्टर्न विंडोज ओनली, कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न साइड ओनली, कि मैं ईस्टर्न मशरिकी सिंध की सिर्फ बात नहीं कर रहा। व्हेन डे लाइट कम्स एंड कम्स इन द लाइट, यानी कि ईस्टर्न साइड इज द पर्टिकुलर साइड ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द डे लाइट कम्स इन द होल वर्ल्ड, के मशरिक वो जगह है जहां से पूरी दुनिया को रोशनी मिलती। क्यों? क्योंकि सूरज निकलता है।
लेकिन इन फ्रंट द सन क्लाइंब स्लो हाउ स्लोली, लेकिन आप कभी देखिए कि सूरज कितनी आहिस्तगी से आसमान पे नमूदार होता है। हमें लगता है कि सूरज की स्पीड बहुत कम है, लेकिन सूरज की स्पीड इतनी है कि वो थोड़े घंटों के अंदर पूरी दुनिया को मुकम्मल कर लेता है सफर में। तो लिखा हुआ इन फ्रंट द सन क्लाइंब स्लो हाउ स्लोली बट वेस्टवर्ड लुक द लैंड। मतलब सूरज होता है ईस्ट में सुबह, सूरज अर्ली इन द मॉर्निंग इट राइजेस इन द ईस्ट ना, सूरज मशरिक से निकलता है, होता मशरिक में, लेकिन मगरिब, शुमाल और जुनूब, इन तीनों डायरेक्शन में जितने भी रहने वाले लोग हैं सबको ये मैसेज पहुंचा देता है कि देखो मैं निकल चुका हूं। होता मशरिक में, लेकिन रोशनी कहां तक पहुंचा देता है? मगरिब तक पहुंचा दे रहा होता। और ये दूसरी बात क्या देता है? कंसिस्टेंसी। कुछ भी हो जाए रोज निकलेगा वो। एक दिन सूरज ना निकले ना बेटे तो कई वाइड स्प्रेड डिजीजेज जो हमारे माशरे में फैल रहे हैं, कई मवेशी ऐसे हैं जो हलाक हो जाएं, कई समुद्री मखलूक ऐसे हैं जो सूरज की रोशनी से अपनी तवानाई हासिल करते हैं। एक दिन सूरज ना निकले ना पूरी दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाए। तो सोचिए सूरज कितनी बड़ी रब की नेमत है। अब हम में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वी वांट टू शाइन लाइक दिस सन, हम सूरज की तरह चमकना तो चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, बट वी डू नॉट लाइक टू बर्न लाइक द सन। लेकिन हम लोग सूरज की तरह जलना नहीं चाहते। अपनी जिंदगी में जब हम ये मिशन बना लेंगे कि सूरज जलता है तो चमकता है ना, तो आपको इस तकलीफ के बारे में कभी भी एहसास नहीं होगा जो हम कर रहे हैं। और मैं बच्चों को एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ, वो एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने फर्स्ट में ही पढ़ाया था, तो मैंने बताया भी था कि देखिए जब सेशन शुरू होता है ना मई और जून के अंदर, तो उसमें जब वीकली टेस्ट होते हैं ना तो हर बच्चा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। कुछ बच्चे तो होते हैं ना जिनको मतलब कोई भी टेस्ट हो भाई पढ़ना है, वो जुनूनी बच्चे, किताबें खुद आकर बोलती है बाजी हमें पढ़ ले, मतलब किताबें भी तरसती हैं उनको ना। तो कुछ बच्चे वैसे होते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो गया शादी में जाना रात को और कहीं हम दूसरे शहर जा रहे शादी में, तो 2-3 टेस्ट को छोड़ दिया, आकर दे देंगे, और नहीं भी दिया तो कोई मसला नहीं है। तो वो जो टेस्ट होता है उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो सेशन के शुरू में होता है। लेकिन सेशन के एंड के अंदर सोचिए अगर आपके बोर्ड का पेपर हो, फाइनल पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, भले से वो इस्लामियत का ही क्यों ना हो, फर्स्ट ईयर का, और सेकंड में पाकिस्तान स्टडीज का क्यों ना हो, और आपकी कजन वगैरह की शादी हो, आप कभी पेपर मिस करेंगे? शादी मिस कर देंगे, पेपर मिस नहीं करेंगे। आपकी जो कहते हैं ना कि वैल्यू ऑफ द टाइम हैज चेंज्ड। और कजन की शादी होती तो उसको बुरा भला कहते हैं, उससे मतलब लड़ाई हो जाती कि भाई तो थोड़ा वेट कर लेता, शादी 2 हफ्ते के बाद कर लेता ताकि पेपर खत्म हो जाते। बाकी कजन तफरी कर रहे क्योंकि पेपर हो चुका होता उनका, आप बेचारे बांग्लादेशी होते, सारा तजर्बा आप पर हो जाता है। तो अब टेस्ट छोटा हो या बड़ा हो, मुझे बुखार हो ना हो, मेरी कजन की शादी हो ना हो, भाई इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुस्तकिल मिजाजी पढ़ाई जो है ना, दैट इज व्हाट लाइक इट्स लाइक अ बर्निंग कैंडल, और इसकी तपिश को महसूस वही कर रहे होते जो उसके करीब जा रहे होते, दूर रहने वाले इसकी तपिश को महसूस नहीं करते बेटे। तो इसीलिए याद रखिएगा, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल, जो मेहनत आप कर रहे हो ना, जो तकलीफ आप बर्दाश्त करिए, कभी भी जाया नहीं जाएंगे बेटे। बस हम लोग थोड़े से बेचैन किस्म के लोग होते हैं। हम हर दुआ की कबूलियत उस वक्त चाहते हैं जब हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन रब जो है ना बेटे वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो हमें उस वक्त देता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। वो हमारे बारे में हमसे बेहतर जानता है, तो हमें मेहनत करना फिर उसके ऊपर छोड़ देना। ठीक है, तो आई होप तो आप लोगों को ये पोर्ट्री भी समझ में आ गई हो। That was the 6th poetry of our syllabus बेटे। इंशाल्लाह in the next class we will start the next poetry। हम लोग अगली पोर्ट्री को पढ़ेंगे और मैं पोर्ट्री सेक्शन आप लोग को इकट्ठे मुकम्मल करवा दूंगा। उसके बाद मैं नॉवेल की तरफ या ग्रामर की तरफ आऊंगा बेटे। तो जिन बच्चों के पास नॉवेल की बुक नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट देम तो काइंडली अरेंज इट, आप उसको अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जिंदगी बखैर रही तो अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।